हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन, जिसे हिंदी में आपराधिक दुर्विनियोग कहा जाता है, इस शब्द को समझेंगे। और ये शब्द जो है भारतीय दंड संहिता 1860 के धारा 403 में परिभाषित किया गया है। तो इस टॉपिक को हम लोग जो है एक उदाहरण के माध्यम समझेंगे। तो मैं जब मार्केट जा रहा था तो मुझे जो है सड़क पर एक मोबाइल पड़ा हुआ मिलता है और मैं उस मोबाइल को उठा लेता हूँ और उस मोबाइल का मालिक यानी ऑनर का पता लगाए बिना अपने पास रख लेता हूं और मैं उस मोबाइल का यूज करने लगता हूं। तो क्या मैंने कोई ऑफेंस किया या नहीं? तो इसे जानने के लिए हमें जो है धारा 403 को समझना होगा। धारा 403 में जो है आपराधिक दुर्विनियोग का परिभाषा दिया गया है, जो इस प्रकार से है। तो जो कोई बेईमानी से जंगम संपत्ति, जिसे चल संपत्ति भी कहा जाता है और इंग्लिश में मूवेबल प्रॉपर्टी कहा जाता है, और इस प्रॉपर्टी का दुर्विनियोग करता है यानी गबन करता है या फिर उसका अपने उपयोग में संपरिवर्तित कर लेता है, तब यह कहा जाता है कि व्यक्ति ने आपराधिक दुर्विनियोग का अपराध कर दिया। तो फ्रेंड्स, ये जो है आपराधिक दुर्विनियोग का परिभाषा है, लेकिन अब हम लोग जो है इस परिभाषा को सरल शब्दों में समझेंगे। तो इस परिभाषा को समझने के लिए हमें जो है मुख्य रूप से दो चीज़ को समझना है। एक तो चल संपत्ति यानी मूवेबल प्रॉपर्टी, और दूसरा जो है बेईमानीपूर्ण आशय यानी डिसऑनेस्टली इंटेंशन को समझना है। तो आपराधिक दुर्विनियोग के अपराध होने के लिए यह जरूरी है कि संपत्ति यानी प्रॉपर्टी जो है वो मूवेबल प्रॉपर्टी हो, और मूवेबल प्रॉपर्टी और इससे ऐसे प्रॉपर्टी को कहा जाता है जिस प्रॉपर्टी को, जिस संपत्ति को, जिस वस्तु को एक जगह से दूसरे जगह आसानी से मूव कर सकते हैं। यानी जिस प्रॉपर्टी को आप एक स्थान से दूसरे स्थान आसानी से ले जा सकते हैं, तो ऐसे प्रॉपर्टी को मूवेबल प्रॉपर्टी कहा जाता है, जैसे कि पेन, किताब, टेबल, कुर्सी आदि। और आपराधिक दुर्विनियोग के अपराध होने के लिए यह जरूरी है कि चल संपत्ति यानी मूवेबल प्रॉपर्टी को बेईमानीपूर्ण आशय से दुर्विनियोग करता है या दुर्विनियोग किया जाना चाहिए, यानी गबन किया जाना चाहिए या फिर उसका उपयोग किया जाना चाहिए। तो हम लोग जो है इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। जैसे कि इस वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको एक उदाहरण बताया था कि मैं जब मार्केट जा रहा था तो मुझे सड़क पर एक मोबाइल पड़ा हुआ मिलता है और उस मोबाइल को मैं उठाता हूं और उस मोबाइल का मालिक यानी ऑनर का पता लगाए बिना मैं अपने पास रख लेता हूं और मैं उसका यूज करने लगता हूं। तो इस उदाहरण में मैं जो है उस मालिक मतलब उस मोबाइल का मालिक यानी ऑनर का पता नहीं लगा रहा हूं या फिर लगाने का कोशिश नहीं कर रहा हूं। ये मेरा जो है बेईमानीपूर्ण आशय को बता रहा है और मुझे जो है इस धारा के तहत जो है दंडित किया जाएगा। लेकिन यदि मैं उस मोबाइल को अपने पास रखने से पहले यदि उस मोबाइल का मालिक का यानी ऑनर का पता लगाता या फिर लगाने का पूरा कोशिश करता, लेकिन मैं पता नहीं लगा पाता और उसके बाद मैं उस मोबाइल को अपने पास रख लेता या फिर उसका यूज करने लगता, तो मैंने जो है इस धारा के तहत अपराध नहीं करता। इसे एक और उदाहरण के माध्यम समझते हैं। मान लीजिए आप कहीं जा रहे हो और आपको सड़क पर 500 का नोट पड़ा हुआ मिलता है और वहाँ पर कोई व्यक्ति नहीं है, जिससे कि आप यह पता लगाएं कि वो 500 का नोट किसका है, और आप पता नहीं लगा सकते हैं और नहीं लगाने के बाद उस नोट को आप जो है अपने पास रख लेते हो या फिर उसका यूज करते हो, तो आपको जो है धारा 403 के तहत दंडित नहीं किया जाएगा। अब हम लोग जो है इसके 3 मुख्य बातों को समझेंगे। तो पहला, यह जरूरी नहीं है कि संपत्ति का कब्जा रखते समय बेईमानीपूर्ण आशय हो, यानी जब आप उस संपत्ति को अपने पास रख रहे हो तब आपका बेईमानीपूर्ण इंटेंशन नहीं है, लेकिन बाद में जो है आपका इंटेंशन चेंज हो जाता है और बेईमानीपूर्ण हो जाता है, तो आपको इस धारा के तहत दंडित किया जाएगा। तो हम लोग जो है इसे भी एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। तो होता क्या है, ए के पास एक रिंग यानी एक अंगूठी हो रहता है और वो कहीं खो जाता है और ए जो है जब बी के घर जाता है
तो उसी तरह का रिंग वहाँ पड़ा हुआ मिलता है। और ए जो है इस विश्वास के साथ कि वो रिंग जो है ए का ही है, इस विश्वास के साथ ए जो है उस रिंग को अपने पास रख लेता है। और जब ए अपना घर जाता है तो ए का खोया हुआ रिंग वापस ए को मिल जाता है। अब ए को लगता है कि मैंने जो बी के घर से जो रिंग लाया वो बी का है और मैंने गलती से ले आया। तो यहाँ पर ए ने कोई ऑफेंस नहीं किया, क्योंकि जब ए उस रिंग को अपने पास रख रहा था तब ए का बेईमानीपूर्ण आशय नहीं था। लेकिन अब क्या होता है, ए जो है ये जानते हुए भी कि वो रिंग जो है ए का नहीं है और इस इंटेंशन के साथ अपने पास रखता है, बी को वापस नहीं देता है। तो यहाँ पर जो है ए ने इस धारा के तहत अपराध कर दिया, क्योंकि यहाँ पर जो है ए का बेईमानीपूर्ण आशय दिख रहा है। अब हम लोग जो है इसके दूसरे महत्वपूर्ण बिंदु को समझेंगे जो स्पष्टीकरण 1 पर आधारित है। तो कुछ समय के लिए आपराधिक दुर्विनियोग करना भी जो है इस धारा के तहत अपराध है। तो हम लोग जो है इसे भी एक उदाहरण के द्वारा समझेंगे। मान लीजिए जब ए कहीं जा रहा है, ए जो है कहीं जा रहा है तो ए को एक घड़ी जो बहुत ही कीमती है ये पड़ा हुआ मिलता है ए को, और ए जब उस घड़ी को उठाता है तब ये पता चलता है कि वह घड़ी जो है ए के दोस्त बी का है। और ए क्या करता है, वो घड़ी बी को देने के बजाय सोनार के पास चला जाता है और वहाँ पर गिरवी रख देता है, और इस इंटेंशन के साथ गिरवी रखता है कि जब ए के पास पैसा आएगा तो वो वापस सोनार को दे के वो घड़ी लेकर वापस अपने दोस्त बी को दे देगा। तो यहाँ पर जो है ए ने मात्र कुछ समय के लिए आपराधिक दुर्विनियोग का अपराध किया, लेकिन किया जरूर, और यहाँ पर ए को जो है धारा 403 के तहत दंडित किया जाएगा। अब हम लोग जो है इसके तीसरे मुख्य बिंदु को समझेंगे जो स्पष्टीकरण 2 पर आधारित है। तो स्पष्टीकरण 2 ये बताता है कि जब कोई व्यक्ति इस इंटेंशन के साथ कोई वस्तु अपने पास रखता है कि उस वस्तु का मालिक यानी ऑनर का पता लगने के बाद उसे वापस लौटा देगा, और इस इंटेंशन के साथ उस वस्तु को अपने पास रखता है, तो यहाँ पर जो है वो व्यक्ति अपराध नहीं किया। यानी सिंपल सा, जब आप कोई वस्तु पाते हो या कोई वस्तु कहीं पड़ा हुआ है और आप इस इंटेंशन के साथ उस वस्तु को अपने पास रखते हो कि उसका मालिक का पता लगते ही उसे वापस कर दोगे, तो आपको जो है इस धारा के द्वारा दंडित नहीं किया जाएगा। अब हम लोग जो है इस धारा के पनिशमेंट को समझेंगे। तो जो कोई भी आपराधिक दुर्विनियोग का अपराध करता है उसे 2 साल का कारावास और जुर्माना या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। अब हम लोग जो है आपराधिक दुर्विनियोग के प्राकृतिक यानी नेचर को समझेंगे। तो आपराधिक दुर्विनियोग जो है आसंज्ञेय अपराध के साथ साथ जमानतीय अपराध है। आसंज्ञेय अपराध जिसे इंग्लिश में नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कहा जाता है। आपराधिक दुर्विनियोग के अपराध करने वाले अभियुक्त व्यक्ति को वारंट के साथ ही गिरफ्तार किया जाता है। जमानतीय अपराध जिसे इंग्लिश में बेलेबल ऑफेंस कहा जाता है, जो CRPC के सेक्शन 2A में डिफाइंड है। यानी आपराधिक दुर्विनियोग के अपराध करने वाला अभियुक्त व्यक्ति को पुलिस स्टेशन से या फिर कोर्ट से जो बेल लेने का अधिकार प्राप्त होता है, और आपराधिक दुर्विनियोग का जो ट्रायल जो है, विचारण जो है, वो किसी भी मजिस्ट्रेट के समक्ष चलता है। तो मुझे आशा है कि आपको धारा 403 समझ में आ गया होगा। यदि धारा 403 को लेकर कोई भी समस्या है तो कमेंट करके जरूर बताएं। और फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो के आखिर तक बने रहने के लिए धन्यवाद।